आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि क्या एनआईओएस डीएलईडी को टीआरई 4 में मौका मिल पाएगा। हम इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। आपको पता है कि एनआईओएस के जो अभ्यर्थी हैं वह पूर्ण रूप से उनकी निगाहें न्यायालय के फैसला पर टिका हुआ है और इसमें 4 तरह का केस संचालित हो रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गजट प्रकाशन पर लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल क्लेरिफिकेंस के मुद्दा पर लड़ रहा है और बिहार जैसे राज्य में टीआरई 3 के पार्टिसिपेट में लड़ रहा है और वैलिडिटी के बारे में भी लड़ रहा है। बात को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा करता हूं कि बिहार से जो रीट याचिका है 6862, उड़ीसा से है 12,227/2024 और पश्चिम बंगाल से है 12,181/2024। जब एनआईओएस के वैलिडिटी के लिए गया था सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से केस को विड्रॉ किया गया, हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या थी ज़रूरत। आपको मालूम है कि सिमिलर मामले में जो हिमा कोहली मैम है, उन्होंने बंगाल के केस को वापस कर दिया था हाई कोर्ट में। तो एनआईओएस के अभ्यर्थी बिहार के अग्रगण्य भूमिका में सुप्रीम कोर्ट में केस किए। उनका यह सोच था कि कुछ बिंदु को जिस हम तथ्य को नहीं रख सके, जिसके कारण एनआईओएस को इनवैलिड किया गया, करार दिया गया, इस पक्ष को हम रखेंगे। इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट में गए। कुछ लोगों का अभ्यर्थी का यह मत है कि अगर हम रिव्यू पिटिशनर लेकर के जाते हैं, गजट में जब तक एनआईओएस पास नहीं होगा तब तक हमारा एनआईओएस का केस डिफीटेड हो जाएगा। बात भी सही है। केस को डिस्पोज हो जाता, इससे बेहतर था कि विथड्रॉ कराया गया। हम भी उस बात पर सहमत हैं। लेकिन जब यह पता था कि पश्चिम बंगाल के केस को वापस किया गया तो इस पर अच्छे वकील से विचार विमर्श करना चाहिए। किसी की धन की संपत्ति का क्षति हो, समय की बर्बादी हो, आशा को निराशा में बदला गया, यह कहीं न कहीं डायरेक्शन में कमी रह गया। अब सवाल होता है कि एक केस टीआरई 3 में शामिल करने के लिए एनआईओएस का केस पहले से दायर है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से जो केस रिजेक्ट हुआ है उसे इस केस में शामिल किया जाएगा तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या इसकी ज़रूरत है? साथियों, एनआईओएस का जो केस टीआरई 3 के लिए किया गया था, इसमें शामिल होने के लिए किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो एनआईओएस अभ्यर्थी के द्वारा दायर केस है यह वैलिडिटी की मामला है। अब तथ्य को समझ जाइए। गजट प्रकाशन उत्तर प्रदेश, क्लेरिफिकेंस पश्चिम बंगाल, परीक्षा में शामिल बिहार और वैलिडिटी के मामला में भी बिहार सुप्रीम कोर्ट गया था। तो बिहार में पहले जो एनआईओएस अभ्यर्थी का जो केस है वह परीक्षा में शामिल होने के लिए है, टीआरई 3 की परीक्षा में शामिल होने के लिए किया गया है। जहाँ तक वैलिडिटी की बात है, तो वैलिडिटी की केस के लिए बिहार में पुनः केस करने की विचार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं पूर्व में भी कहते आया हूँ कि अभ्यर्थी को स्वयं लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं यह डिस्निक्ट नहीं करता कि
इन सर्विस वाले हैं, चाहे वह छठे चरण का हो या 7वें चरण का हो। हाँ, इतना आप सभी जानते हैं कि वे लोग हम लोगों से ज़्यादा सुरक्षित हैं, उनके लिए सरकार भी लड़ेगी। हम लोग सड़क पर हैं, वे लोग नौकरी में हैं, यह मूल अंतर है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वक्त बचा हुआ है। पटना हाई कोर्ट में अभ्यर्थी जो एनआईओएस अभ्यर्थी है, वह स्वयं लड़े केस, और उसकी संचालक भी अभ्यर्थी हो। आपको जिस पर विश्वास है, अग्रणी भूमिका में निभाने वाला अभ्यर्थी के समूह का जिस पर विश्वास होगा वह लड़ेगा। जहाँ तक रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से है, तो अधिवक्ता कह चुके हैं कि जो पार्टी होता है, न्याय भी है, कानून भी वही है। वह रिव्यू पिटिशनर डाल करके जिस तथ्य को बाकी रह जाता है, जिसके वजह से एक्सप्लेन करने की कमी के कारण इनवैलिड हुआ था, वह उत्तराखंड भाया चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही। बात आ रही है बिहार के एनआईओएस अभ्यर्थी को। मैं पूर्व में भी कहा था कि एनआईओएस के अभ्यर्थी 14 साढ़े 14 लाख में अपने यहाँ का 2.5 लाख से अधिक संख्या में है, तो लड़ाई में भी अग्रगणी भूमिका में रहनी चाहिए। चूँकि टीआरई 3 बीत गया, टीआरई 2 में परीक्षा में शामिल हो करके आपका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ। धीरे धीरे टीआरई 4 का भी समय आ जाएगा। आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहिए। केवल न्यायालय पर निगाहें रखने से काम अगर चलता है तो सही बात है। चूँकि न्यायालय से रास्ता रोका गया है, तो न्यायालय ही रास्ता देगी, यह तो थीम सही है। लेकिन इसके साथ साथ और रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत है। आपको मैं पहले भी, आज भी, कल भी, भविष्य में भी कहते आ रहा हूँ कि एनआईओएस अभ्यर्थी स्वयं की लड़ाई गर्दनी बाग में हुंकार भरे, जिससे कि एनआईओएस अभ्यर्थी का संगठन पुनः रीअरेंजमेंट होकर के एक संगठित हो, न्यायालय से भी लड़े, मीडिया से भी लड़े। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें अपनी लड़ाई को मीडिया के माध्यम के द्वारा, आंदोलन के माध्यम के द्वारा और न्यायालय के माध्यम के द्वारा रास्ता की अख्तियार करें। चूँकि मैं अब केस का संचालन करता कौन होगा, यह अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले, कौन करेगा। लेकिन मैं इतना सुझाव देता हूँ, 2019 से लड़ते हुए या 2024 हो गया, या भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार जो एनआईओएस की ट्रेनिंग कराया था, अभी उसी की सरकार है। इसलिए आप आंदोलन के भी रास्ता चुनिए। लोकसभा प्रत्याशियों के कान के द्वारा लोकसभा में जाने वाले सदस्यों की तक पहुंचेगा और आपको मौका मिलेगा। चूँकि थोड़ा सा टेक्निकल बात है, जिस आर्टिकल्स के प्रावधान के द्वारा शॉर्ट पीरियड की वैलिडिटी किया गया, उसी आर्टिकल्स में एक धारा है, जिस धारा में जो एनसीटीजी गजट प्रकाशन किया है 2010 में, 12 में, 14 में, 21 में, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 2023 के गजट को आपने एनआईओएस संबंधी क्यों नहीं पारित किया करवाया, जिसका सही जवाब नहीं मिलने के कारण ही इनवैलिड हुआ था। और इस विषय में उस धारा में लोकसभा जो राज्यसभा से पारित हुआ, धन मुहैया के साथ साथ शॉर्ट पीरियड की रिकमेंडेशन तो की गई, लेकिन 18 माह के कोर्स को 24 माह के 2 वर्षीय में एनसीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो तय करती है, इसमें डिस्कनेक्ट रह गया। तो गजट प्रकाशन के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए आप लोगों को गर्दनी बाग में हुंकार भरने की ज़रूरत है। न्यायालय का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं
कि अभ्यर्थी को न्यायालय हो या आंदोलन या मीडिया में NIOS अभ्यर्थी स्वयं लड़ाई लड़े। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 त्रिपुरारी झा। धन्यवाद।